हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइटिड्यू। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। ओके, हम आज ठोस का नया टॉपिक पढ़ेंगे। हम पहले क्लास के अंदर वहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़े थे और सेकंड लेसन के अंदर हम ठोसों का वर्गीकरण पढ़े थे। ठोस दो प्रकार के हुआ करते हैं, किसले ठोस और दूसरा अकिसले ठोस हुआ करते हैं। और वहाँ पे हम समदेशिकता और विषमदेशिकता भी पढ़े थे। ओके, आई होप आप उनको लर्न कर लिए होंगे। ओके, अब वहाँ पे हमने नोट्स तैयार करते हुए लिखते हुए वहाँ पे नोट्स बनाए थे। आज भी हम क्या करेंगे, नोट्सों को लिखते हुए तैयार करेंगे। तो एक काम कीजिए, आप नोटबुक ले आए और लिखिए मेरे साथ, ताकि जब वीडियो समाप्त हो तो एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाए। ओके, देखिए आज का टॉपिक हमारा रहेगा किसले ठोसों का वर्गीकरण। जब हम ठोस पदार्थों का वर्गीकरण पढ़े थे तो वहाँ पे ठोस पदार्थ दो प्रकार का हुआ करता है। एक तो होता है किसले ठोस, दूसरा होता है अकिसले ठोस होता है। वहाँ उनमें से हमारे पास है किसले ठोस, और किसले ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए किसले ठोस चार प्रकार के होते हैं। ओके, इसको मेरे साथ नोट कर लेंगे। किसले ठोस कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। एक तो होता है हमारे पास आणविक ठोस, आणविक ठोस। दूसरा होता है आयनिक ठोस। दूसरा क्या होता है? आयनिक ठोस। तीसरा होता है धात्विक ठोस। तीसरा कौन सा होता है? धात्विक ठोस। अगर हम फोर्थ के टाइप की बात करें तो वो होता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। देखिए हमारे पास जो सहसंयोजक ठोस होता है उसको हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या कहेंगे? नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ओके, आप इनको नोट कर लिए होंगे। अब हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे आणविक ठोसों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आणविक ठोस। तो आप हेडिंग लिखिए, आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या है जानिए। देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि आणविक ठोस मतलब आणविक मतलब अणु। आणविक का मतलब क्या है? अणु। ऐसे ठोस पदार्थ जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाएंगे? आणविक ठोस कहलाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वे ठोस पदार्थ जो अणुओं से, किससे? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। क्या कहलाते हैं? आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? आणविक ठोस कहलाते हैं। देखिए अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आणविक ठोस कैसे हो सकते हैं? जैसे हमारे पास क्या है कि H2, N2, O2, I2, CH4, ऐसे हमारे पास क्या हो सकता है? ऐसे हमारे पास CH3, SO2। देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं, उनमें से हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन गैस के रूप में होते हैं, लेकिन निम्न टेम्परेचर पर, अत्यधिक निम्न टेम्परेचर पर हमारे पास ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। और ये अणु के रूप में हमारे पास क्या है? अणु के रूप में होती है। क्या होती है? अणु। तो ये सभी हमारे पास जो कंपाउंड दिए गए हैं वो हमारे पास क्या है? अणु है। और जब ये सॉलिड अवस्था में आ जाते हैं तो उसको हम इनको क्या बोलेंगे? आणविक ठोस कहेंगे। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। देखिए अब हमारे पास जो आणविक ठोस होते हैं, आणविक ठोस ये तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप। इनमें पाए जाने वाले बंधों के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहला कौन सा होता है? अध्रुवीय आणविक ठोस। सबसे पहला क्या होता है? अध्रुवीय आणविक ठोस। देखिए सेकंड, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा होता है, थर्ड होता है हाइड्रोजन बंधित ठोस। तो आणविक ठोस कितने प्रकार के हुए? आणविक ठोस भी हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक तो अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बंधित ठोस। तो ये तीन टाइप के हो गए। फर्स्ट नंबर ये है हमारे पास, सेकेंड नंबर पे ये है, और ये हमारे पास कौन सा हो चुका है? थर्ड नंबर का है। कौन सा है?
3rd नंबर का है। ओके, अब इनको 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए मैं यहाँ पे रेखा खींच देता हूँ ताकि इनको क्लासीफाई करते हुए पढ़ेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 है। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 3। अब देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस, एक है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बंधित ठोस। अगर हम अध्रुवीय आणविक ठोसों की बात करें, अध्रुवीय का मतलब है पोलैरिटी नहीं हो, जिसमें ध्रुवीयता ना हो, जिसमें क्या ना हो? ध्रुवीयता ना हो, जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। देखिए तो हम क्या कहेंगे? वे आणविक ठोस जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है क्या कहलाएंगे? अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ध्रुवीय है तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे? वे आणविक ठोस जिनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू होगी, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बंधित ठोस। वे ठोस पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है हाइड्रोजन बंधित ठोस कहलाते हैं। तो अध्रुवीय आणविक ठोस के लिए हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे वे आणविक ठोस जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है क्या कहलाएगा? अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो कैसा होता है? 0 होता है। मतलब म्यू इक्वल टू क्या हो रहेगा? इनके लिए 0 रहेगा। ओके, अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, देखिए इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल है अक्रिय गैसें। एक तो हमारे पास क्या होंगी? अक्रिय गैसें। कौन सी गैसें होंगी? अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसों के अंदर भी हमारे पास ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन आती है। ओके, और नेक्स्ट आती है इसके अंदर O2, N2 और Cl2, I2, CH4 और यहाँ पे CCl4। ये इसके एग्जाम्पल है, ये इनके क्या है? एग्जाम्पल है। अध्रुवीय आणविक ठोस। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान यहाँ पे क्या है? 0 है। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है। अगर हम ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी होगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर कैसी है? यहाँ पे हमारे पास रेखे, जितनी मात्रा में ये ऑक्सीजन परमाणु खींचेगा उतनी ही मात्रा में ये खींचेगा। किनको खींचेगा? इलेक्ट्रॉनों को। जितनी मात्रा में ये ऑक्सीजन परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा उतनी मात्रा में ये ऑक्सीजन परमाणु उतनी मात्रा में खींचेगा। तो ओवरऑल बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? क्या? नहीं। अगर बंध के इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे नहीं तो पोलैरिटी आएगी क्या? पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट होंगे क्या? नहीं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट नहीं होंगे तो वहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? 0 होगा। तो इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? 0 होगा। ऐसे हम क्लोरीन की बात कर सकते हैं, जैसे Cl और Cl है तो यहाँ पे बंध के इलेक्ट्रॉन है। क्या है? बंध के इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की विद्युत ऋणता और इस क्लोरीन की विद्युत ऋणता बराबर है। जितनी मात्रा में ये क्लोरीन खींचेगा उतनी मात्रा में ये खींचेगा। तो ओवरऑल द्विध्रुव आघूर्ण का मान इसके लिए भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा अध्रुवीय आणविक ठोस क्या है। ऐसे ठोस पदार्थ जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो? 0 होता है, क्या कहलाएंगे? अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। यहाँ पे तो हमारे पास क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसा था? 0 था। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? 0 नहीं रहेगा। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि वे ठोस पदार्थ जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। 0 नहीं होता है। क्या कहलाएगा? ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं।
क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है नॉट इक्वल टू 0। द्विध्रुव आघूर्ण को म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप इसको 11th क्लास के अंदर पढ़े थे। ओके, तो यहाँ पे ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है? वे आणविक ठोस जिनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएगा। मतलब है कोई भी कंपाउंड होगा उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, इनके उदाहरणों की बात करें तो इसके उदाहरण हमारे पास है HCl, SO2 और CsCl3 क्लोरोफॉर्म। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 था, अब यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं HCl की बात करें तो यहाँ पे है बंद के इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ बंद के इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक तो क्लोरीन परमाणु है और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है। क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती है। ओके, जिसके विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ज़्यादा खींचता है। हाइड्रोजन तो क्या है, जैसे मान लो कि 1 न्यूटन से खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा? 10 न्यूटन से खींचेगा। क्लोरीन ज़्यादा तीव्र गति से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, क्या कर रहा है? तीव्र गति से खींच रहा है। तो बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? बंद के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएंगे। तो बंद के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो क्लोरीन पे तो डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और बंद में क्या आ जाती है? पोलैरिटी आ जाती है, ध्रुवीयता आ जाती है। इस वजह से ही यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान पाया जाता है। इसके लिए हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। ओके, उसकी वैल्यू होगी और इसी कारण इनको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। तो बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बंधित ठोसों की बात कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन बंधित ठोस क्या होते हैं? हाइड्रोजन, नाम से पता लग रहा है कि इन ठोसों में हाइड्रोजन बंद होगा। कौन सा बंद होगा? हाइड्रोजन बंद होगा। तो हम क्या कहेंगे? वे आणविक ठोस पदार्थ जिनमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं तथा इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन बंधित ठोस कहलाते हैं। हाइड्रोजन बंधित ठोस कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन बंधित ठोस कहलाते हैं। देखिए हाँ, इसमें बोला गया हाइड्रोजन बंध, और आपको पता है कि हाइड्रोजन बंध तभी होगा जब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होंगे। और वो कौन कौन से हैं अधिक विद्युत ऋणी परमाणु? जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। अगर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं तभी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके उदाहरण हमारे पास है HF, H2O, अमोनिया और एसिटिक एसिड CH3COOH, इनके एग्जाम्पल है। अगर हम इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, जैसे वाटर है, वाटर द्रवावस्था में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ओके, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर हम दूसरी स्ट्रक्चर बनाए वाटर मॉलिक्यूल की तो ऐसे बनेगी। तो हाइड्रोजन बंध कब पाया जाता है? जब एक हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में पाया जाता है, जिनमें एक के साथ तो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है और दूसरे के साथ दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ा रहता है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पे ही क्या पाया जाता है? इनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। देखिए इसका रीजन होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता आ जाता है, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा।
ओके, और यहाँ से भी कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। तो इस पे तो डेल नेगेटिव आता है और इस पे कैसा आएगा, डेल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। दो तरफ से खींचा जा रहा है तो दो डेल नेगेटिव आ जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव और यहाँ पे डेल नेगेटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन खींचेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आता है डेल पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दो ध्रुव बन चुके हैं और दो ध्रुव पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आकर्षण बल लगता है, और वो आकर्षण बल ही क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध है। ओके, जैसे एक चुंबक होती है, चुंबक में एन ध्रुव और एस ध्रुव पास में आते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। ओके, तो बात क्लियर हो गई होगी। हाइड्रोजन बंधित ठोस क्या है, वे आणविक ठोस जिनके अंदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पाए जाते हैं और हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या कहलाते हैं, जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। और ध्रुवीय आणविक ठोस क्या कहलाते हैं, जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है, क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। इनको आप नोट कर लेंगे, हम आगे चलते हैं फिर। ओके, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अब आप नोट कर लिए होंगे। देखिए हाँ, अब देखिए हम यहाँ पे अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोसों के बारे में कुछ पॉइंट लिख चुके हैं। अब हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। अब हम इनमें पाए जाने वाले बंधों के टाइप की बात करते हैं। देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस है, इनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसा था, इनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमारे पास आया था, इनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसा होता है, 0 होता है। जब द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है तो आप 11वीं क्लास के अंदर वहाँ पढ़े थे कि जैसे मान लो कि मेरे पास O2 है और दूसरा O2 है, वो दोनों सॉलिड अवस्था में है, तो इनके बीच में एक आकर्षण बल होगा। अध्रुवीय अणु के अंदर एक आकर्षण बल पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लंदन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंदन बल बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोसों में अध्रुवीय आणविक ठोसों में लंदन बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है, लंदन बल पाया जाता है। ओके, अब देखिए लंदन बल होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। कैसा होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। अगर लंदन बल कमज़ोर है तो अगर इस ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, वाष्प अवस्था में चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके बीच जैसे मान लो कि हमारे पास O2 है और दूसरा हमारे पास क्या है, O2 है और किसी पात्र में रखे हुए हैं। ओके, इनके बीच में क्या पाया जाता है, लंदन बल पाया जाता है। अगर मान लो कि ये सॉलिड अवस्था में है और इनको गर्म करने लगे, क्या करने लगे, इनको गर्म करने लगे। जब गर्म करेंगे तो इनके बीच में जो बल पाया जा रहा है वो बहुत ही वीक है, दुर्बल है। हल्का सा गर्म करेंगे तो ही क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा तो वो किस अवस्था में चले जाएंगे, ये वाष्प अवस्था में चले जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं इनका गलनांक क्वथनांक कैसा होता है, निम्न होता है। मतलब कम क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ही गर्म करेंगे तो ही वाष्प अवस्था में चले जाएंगे। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। हम क्या बोलेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोसों का गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। तो हम इसको लिख लेते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे, देखिए इसलिए अध्रुवीय आणविक ठोसों में लंदन बल पाया जाता है। इस कारण इनका गलनांक व क्वथनांक कैसा होता है, निम्न होता है। कैसा होता है, निम्न होता है। ओके, देखिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस में हमारे पास देखिए ध्रुवीय है, जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, HCl है, दूसरा हमारे पास क्या है, HCl है, और ये किसी पात्र में रखे हुए हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करें और ये मॉलिक्यूल की बात करें तो दो मॉलिक्यूल हो गए। इसमें कौन खींचेगा, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हमारे पास कौन है, क्लोरीन परमाणु है। तो बंद के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, क्लोरीन। तो यहाँ पे तो डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव आ जाता है। ओके, ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन है, क्लोरीन है। तो कौन खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा। तो बंद के इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्लोरीन पे तो डेल नेगेटिव और
हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, डेल पॉजिटिव। अब देखिए क्लोरीन पे डेल नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन क्लोन खींच ले जाता है क्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस पे आ गए, क्लोरीन पे, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्लोरीन पे तो क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखिए इनके बीच में हमारे पास क्या है, एक आकर्षण बल पाया जाता है। तो वो बल किस प्रकार का होगा, क्या ये द्विध्रुव बन गया, क्या ये भी द्विध्रुव है, तो जब दो द्विध्रुवों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि ध्रुवीय आणविक ठोसों के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। और ये जो द्विध्रुव आकर्षण बल होता है ये भी क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लंदन बल है इसकी तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमारे पास जो गलनांक क्वोथिनांक क्या होगा, ज़्यादा प्राप्त होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इसी कारण इनका गलनांक व क्वथनांक कैसा होगा, निम्न होता है। कैसा होता है, निम्न होता है। लेकिन किस अध्रुवीय आणविक ठोसों से अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है। अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है। तो बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों में बंध के टाइप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे किस प्रकार का बंध पाया जाएगा, नाम से ही पता लग रहा है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, इनमें हाइड्रोजन बंधित ठोसों इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और आपको पता है कि जल है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जल है। जल को गर्म करते हैं तो क्या वाष्प अवस्था में चला जाता है, यस चला जाता है। इसका मतलब इसका गलनांक क्वथनांक भी कैसा होता है, निम्न होता है। कैसा होता है, इसका गलनांक क्वथनांक कैसा होता है, निम्न होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इनका गलनांक व क्वथनांक कैसा होता है, निम्न होता है। कैसे होंगे, इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए क्या इनका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, मतलब थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वाष्प अवस्था में चले जाएंगे। इसका मतलब है ये अति वाष्पशील होते हैं, ये अति वाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा वाष्पशील होते हैं। थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ही वाष्प अवस्था में चले जाएंगे। ये भी कैसे होते हैं, ये भी वाष्पशील होते हैं। ये वाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं, वाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं, वाष्पशील होते हैं। इनकी भी बात करें, इसके अंदर क्या आता है, जैसे जल आता है। क्या जल वाष्प में बदलता है, यस। तो हम क्या कहेंगे, ये वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील का मतलब होता है द्रव से गैस में बदलना। ओके, देखिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी चालकता। जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी या नहीं। देखिए अगर हम इनकी बात करें तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। अगर हम ध्रुवीय आणविक ठोसों की बात करें तो ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इनको जल में डाल दें और विद्युत धारा प्रवाहित करें तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये विद्युत के कुचालक होते हैं।
कुचालक, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। क्या होगा? इनका जलीय विलयन। अगर मान लो कि हमारे पास द्विध्रुव आणविक ठोस है और उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? HCl है। अब ये HCl है हमारे पास। HCl अगर प्योर होगा, HCl हमारे पास क्या है? प्योर होगा। HCl जैसे मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, हमारे पास है ध्रुवीय आणविक ठोस है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है? HCl है। अगर HCl प्योर लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन अगर इसमें जल डाल दें, हम क्या डाल दें इसके अंदर? वाटर डाल दें, और वाटर डालने के बाद में अगर इलेक्ट्रोड लगा कर विद्युत धारा प्रवाहित करें ना, तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ओके, तो बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बंधित ठोस में। हाइड्रोजन बंधित ठोस के अंदर क्या जल आता है? एक HF आता है, अमोनिया आता है, एसिटिक एसिड आता है। अगर हम जल की बात करें, अगर प्योर जल होगा तो वो विद्युत का कुचालक होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर अगर आयनों के लवण डाल दे, जैसे नमक डाल दे, तो नमक डाल देंगे तो क्या होगी? उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आयन मिक्स हो चुके हैं, और आयन क्या होते हैं? आयन विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। विद्युत धारा दो ही कारण से उत्पन्न होती है, या तो इलेक्ट्रॉन के कारण या फिर आयनों के कारण। यदि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और यदि आयन गति करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनमें आयनिक लवण जैसे NaCl, जो कि नमक होता है, NaCl जैसे NaCl आयनिक लवण डालते हैं तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। ओके, प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ओके, लेकिन जैसे उसके अंदर नमक डालेंगे, लवण डालेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो बात समझ में आ गई होगी कि अध्रुवीय आणविक ठोस है, उनमें किस प्रकार का बल पाया जाता है? इनमें लंदन बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है? लंदन बल। लंदन बल कैसा होता है? कमजोर होता है। थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वाष्पावस्था में चले जाते हैं, इसलिए इनका गलनांक व क्वथनांक कैसा होता है? निम्न होता है। कैसा होता है? निम्न होता है। ओके, ये अति वाष्पशील होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर हम ध्रुवीय आणविक ठोसों की बात करें तो इनके अंदर कौन सा बल पाया जाता है? इनके अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है? द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। और इनका गलनांक उतना क्या होता है? निम्न होता है। कैसा होता है? इनका निम्न होता है। और ये भी कैसे होते हैं? वाष्पशील होते हैं, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इनमें जल डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। इनकी बात करें तो इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंधित ठोसों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और इनका गलनांक उतना क्या होता है? कम होता है। ये भी वाष्पशील होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इनमें लवण डाल दिए जाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करके चेक करें तो वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ओके, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं। हाँ, देखिए नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोस को वर्गीकृत करते हुए पढ़ रहे हैं,
ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अभी और मैटर है इनके अंदर, और पॉइंट है, उन पॉइंटों की भी बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास है अध्रुवीय आणविक ठोस। अगर हम अध्रुवीय आणविक ठोसों की बात करें तो ये निम्न ताप पर ही ठोस अवस्था में मिलते हैं। निम्न ताप है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये केवल निम्न ताप पर, बहुत कम ताप पर ही ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ O2, ऑक्सीजन गैस आती है इसके अंदर, N2 इसके अंदर आती है, तो ये गैसें होती है कमरे के तापमान पर, तो ये क्या होती है, गैस अवस्था में पाई जाती है। क्या किस अवस्था में, किस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन अगर इनको निम्न ताप पर रखा जाता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो ये किस अवस्था में चली जाते हैं, ठोस अवस्था में चली जाता है, और उनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। ओके, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये अति न्यून ताप पर ही, ये अति न्यून ताप पर ही ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं, यानी कि मिलते हैं। देखिए अब हम द्रव किस अवस्था में मिलेगा और गैस अवस्था में कब मिलेगा, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए जबकि कमरे के तापमान पर ये द्रव या तो द्रव अवस्था में मिलेंगे या गैस अवस्था में रहते हैं। कमरे के तापमान पर ये किस अवस्था में रहेंगे, या तो द्रव अवस्था में रहेंगे या फिर किस अवस्था में रहेंगे, गैस अवस्था में रहेंगे। ओके, जैसे मान लो कि हम उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण, अति न्यून तापों पर कौन कौन सी, एक तो हमारे पास है O2, N2, Cl2, ऐसे हमारे पास क्या है CH4, ऐसे हमारे पास क्या है CCl4। ये अति न्यून तापों पर ये पदार्थ है, अध्रुवीय आणविक ठोस है। तापों पर ठोस अवस्था में, अति न्यून तापों पर ठोस अवस्था में मिलते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इनको प्राप्त किया जा सकता है। ठोस अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए इनके अंदर हमारे पास एक आयोडीन भी आता है। क्या आता है, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, क्या अध्रुवीय है, क्या चेक करो। ये हमारे पास I है और I है, विद्युत ऋणता दोनों की बराबर मात्रा में खींचेगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या रहेगा, इसके लिए शून्य रहेगा। कैसा रहेगा, शून्य। तो ये एक तरीके से अणु है और द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य है, तो ये किस में जाएगा, अध्रुवीय आणविक ठोसों के अंदर जाएगा। किस में जाएगा, अध्रुवीय आणविक ठोसों के अंदर जाएगा। ओके, और ये हमारे पास जो आयोडीन होता है, आपने देखा होगा कि रूम टेम्परेचर पर ये ठोस अवस्था में मिलता है। किस अवस्था में मिलता है, ठोस अवस्था में मिलता है। जैसे नमक है, नमक के अंदर आयोडीन पाया जाता है, तो वहाँ पे भी ठोस अवस्था में। क्या नमक के अंदर पानी वगैरह या गैस वगैरह होती है, नहीं, उसके अंदर क्या होता है, आयोडीन जो होता है वो ठोस अवस्था में मिलता है। तो हम फाइनली यहाँ पे क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि ये इसका अपवाद हो गया। क्या हो गया, अपवाद। क्या कहेंगे क्या कि आयोडीन कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में मिलता है। किस अवस्था में मिलता है, ठोस अवस्था में मिलता है। बात क्लियर हो गई होगी। अब हम ध्रुवीय आणविक ठोसों की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये कहा है, ये अति न्यून ताप पर ही ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं, जबकि कमरे के तापमान पर ये द्रव या किस अवस्था में, गैस अवस्था में प्राप्त होता है। और यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे भी सिमिलर पॉइंट रहेगा। क्या, ये अति न्यून ताप पर ही ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं।
यानी कि उनको बहुत ही कम टेम्परेचर पर ले जाएंगे तभी ये किस अवस्था में रहेंगे, ठोस अवस्था में रहेंगे। अदरवाइज वो किस अवस्था में रहेंगे, या तो द्रव अवस्था में रहेंगे या फिर गैस अवस्था में रहेंगे। ओके, जबकि क्या कहेंगे, ये अति न्यून ताप पर ही ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। जबकि कमरे के ताप पर, जबकि कमरे के तापमान पर ये द्रव या गैस अवस्था में प्राप्त होते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे थे, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ भी इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास क्या है, अति न्यून ताप पर कौन कौन से एग्जाम्पल है, एक होता है हमारे पास HCl, दूसरा SO2, नेक्स्ट हमारे पास क्या है CaCl3। अति न्यून ताप पर ये HCl, SO2, क्लोरोफॉर्म किस अवस्था में, द्रव या गैस अवस्था में प्राप्त होते हैं, या मैं कह सकता हूँ मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक्सेप्शनल आता है। क्या, जैसे मोम होता है, उच्च हाइड्रोकार्बन होते हैं। मोम और उच्च हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कमरे के तापमान पर मृदु ठोस होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इसके लिए अपवाद क्या है, मोम व उच्च हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर मृदु ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, मृदु ठोस होते हैं। ओके, बात क्लियर होगी। यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट सिमिलर है लगभग कि यहाँ पे हमने बोला ये अति न्यून ताप पर ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं, जबकि कमरे के तापमान पर ये द्रव या गैस अवस्था में मिलते हैं। यहाँ पे भी ये सेम पॉइंट है। यहाँ पे इनके एग्जाम्पल लिख दिए हमने। यहाँ की इसके एग्जाम्पल, अति न्यून तापों पर O2, N2Cl2, CH4, CH4 ठोस अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। और हमने ये बता दिया कि इसका क्या है, एक क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शनल है। आयोडीन कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में प्राप्त होती है। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम पॉइंट है, लेकिन इसमें इसके एग्जाम्पल है HCl, SO2, क्लोरोफॉर्म है। तो ये क्या होते हैं, अति न्यून ताप पर द्रव या गैस अवस्था में मिलते हैं। ओके, अपवाद इसका क्या है, मोम और उच्च हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि हमारे पास जो कमरे के तापमान पर क्या होते हैं, ये मृदु ठोस होते हैं। क्या होते हैं, मृदु ठोस, यानी कि पूर्ण रूप से ये हमारे पास ना तो ठोस होते हैं ना ही द्रव होते हैं, मृदु ठोस होते हैं। ओके, तो बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बंधी ठोसों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलर पॉइंट आएगा, क्या कि ये अति न्यून ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे जल है, जल को आप फ्रिज में रख देते हैं तो वहाँ पे अति न्यून ताप होता है और जल क्या होता है, ठोस अवस्था में रहता है। क्या होता है, ठोस अवस्था में। तो हम यहाँ पे भी क्या कहेंगे कि ये अति न्यून ताप पर ही ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। जबकि कमरे के तापमान पर ये किस अवस्था में, द्रव या फिर किस अवस्था में, या गैस अवस्था में मिलते हैं। किस अवस्था में मिलते हैं, गैस या फिर द्रव अवस्था में मिलते हैं। देखिए, जो जल होता है, अगर जल को फ्रिज में रखते हैं तो वो ठोस बन जाता है, लेकिन उसको कमरे में बाहर रख देते हैं तो वापस लिक्विड अवस्था में और वो द्रव अवस्था में रहता है। ओके, अगर हम अन्य एग्जाम्पलों की बात करें, जैसे हमारे पास HF भी है, अमोनिया भी है। ओके, तो इनमें से कुछ क्या होते हैं कि हो सकता है कि गैस अवस्था में भी मिले।
ओके, तो बात क्लियर हो गई होगी। हमने यहाँ पे ध्रुवीय अणु ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोसों के बारे में स्टडी की है। ओके, इनमें हमने अंतर भी देख लिए और इनके बारे में डिटेल की से भी स्टडी कर ली है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अध्रुवीय अणु ठोस क्या है, ध्रुवीय अणु ठोस क्या है और हाइड्रोजन बंधित ठोस क्या है, उनमें बंध किस प्रकार का पाया जाता है और उनके एग्जाम्पल क्या है, और वो न्यून ताप पर किस अवस्था में मिलते हैं और कमरे के तापमान पर किस अवस्था में मिलते हैं। ओके, और यहाँ से एग्जाम के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक ठोस पदार्थ जो अति न्यून ताप पर किस अवस्था ठोस अवस्था में मिलता है और उसकी प्रकृति बताइए। क्या है प्रकृति बताइए। तो आप बता सकते हैं अति न्यून ताप पर, जैसे O2 है, N2 है, Cl2 आप बता सकते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। हाँ देखिए, आप नोट कर लिए होंगे वहाँ। इससे पहले हम आणविक ठोस पढ़े हैं और आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा कौन सा होता है? हाइड्रोजन बंधित ठोस। ओके, अब हम दूसरे ठोस के प्रकार की बात कर लेते हैं। क्रिस्टल ठोस का दूसरा टाइप होता है हमारे पास यहाँ पे आयनिक ठोस। कौन सा ठोस? आयनिक ठोस। देखिए, आयनिक नाम से ही पता लग रहा है, आयनिक का मतलब है आयन। तो ऐसा ठोस पदार्थ जो आयनों से मिलकर बना होता है, मतलब धनायन और ऋणायनों से मिलकर बना होता है, आयनिक ठोस कहलाता है। तो मैं क्या कहूँगा कि वे ठोस पदार्थ जो धनायनों व ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाएंगे? आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोस कहलाते हैं। ओके, तो आयनिक ठोस क्या होते हैं? जो धनायन और ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? आयनिक ठोस। धनायन और ऋणायन, जैसे अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो इसके उदाहरण है, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है? NaCl। क्या है? NaCl। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि कैल्शियम सल्फेट, दूसरा कैल्शियम फ्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। ऐसे ही जिंक सल्फाइड, और हमारे पास यहाँ पे आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए हमारे पास NaCl। अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl ऐसा होता है, और अगर हम बॉन्ड की बात करें तो किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा हो? क्लोरीन की या सोडियम की? क्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा? क्लोरीन। तो इस पर तो डल नेगेटिव और इस पर कैसा आता चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो एक तो हमारे पास पॉजिटिव आयन है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव आयन है। मतलब क्या? एक तो धनायन है और दूसरा हमारे पास क्या है? ऋणायन है। तो इस ठोस को हम क्या बोलेंगे? इस ठोस को बोलेंगे आयनिक ठोस। तो बात समझ में आ गया होगा कि हमारा जो नमक है, नमक किस प्रकार का ठोस है? आयनिक ठोस है। क्यों? क्योंकि वो धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बना होता है। ओके, धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। कि बात क्लियर होगी। देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए, हम आगे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब बात आती है कि इनके अणुओं के मध्य किस प्रकार का बल पाया जाता है। देखिए, आयनों के, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इनके अणुओं के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? कूलाम्बिक बल, वैद्युत आकर्षण बल या कूलाम्बिक बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? देखिए,
ये हमारे पास क्या है, एक तो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक तो सोडियम है और दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और इनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण बल को ही हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहेंगे। क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहेंगे। तो बात क्लियर हो गई होगी कि इन ठोसों के मध्य किस प्रकार का बल पाया जाता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अब देखिए, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है। कैसा होता है, मजबूत। अगर इन ठोसों को अगर हम तोड़ते हैं तो आसानी से नहीं टूटते, अगर तोड़ेंगे भी तो क्या हो जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। और जो ये बल है ये मजबूत होता है, आसानी से नहीं टूटता है। इस वजह से अगर इनको गर्म किया जाता है तो आसानी से द्रवावस्था में नहीं जाते, इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इनका गलनांक और क्वथनांक, इनका गलनांक, इनका गलनांक व क्वथनांक, इनका गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। कैसा होता है, उच्च होते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इनके मध्य जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है वो कैसा होता है, मजबूत होता है। कैसा होता है, मजबूत होता है, इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। देखिए, हम यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर हम नमक के टुकड़े को तोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूट जाता है मतलब चूर चूर हो जाता है। इस प्रकृति को बोलते हैं भंगुर प्रकृति। ओके, तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ये भंगुर प्रकृति, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। देखिए, भंगुर प्रकृति कैसे होगी, कैसे पहचाने। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, नमक है। अगर नमक को हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद में हमें एक छोटा टुकड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा, छोटा टुकड़ा मिलेगा। वो बड़े टुकड़े के समान ही होगा। ओके, जो कि हम कल पढ़े थे। अगर हमारे पास उसको तोड़े और उस बड़े क्रिस्टल के समान छोटा क्रिस्टल मिले तो उसकी प्रकृति होती है भंगुर प्रकृति। बात क्लियर हो गई होगी। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि आयनिक ठोस भंगुर प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि विद्युत चालकता की। विद्युत चालकता, हम किसकी बात करते हैं, विद्युत चालकता की। विद्युत चालकता, अगर हम विद्युत चालकता की बात करें तो ये बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या है, क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हमारे पास है विद्युत चालकता की बात करें। विद्युत चालकता की बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि जो नमक है, अगर नमक को एक पात्र में लेकर के अगर इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में आयन भी गति नहीं करेंगे, आयन गति नहीं करेंगे। लेकिन उसी पात्र के अंदर जल डाल दे और जल डालने के बाद में अगर उसमें इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करे तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। क्यों, क्योंकि जल में डालने के बाद में जो उसके अंदर धनायन और ऋणायन थे वो गति करने लग जाएंगे। जब वो गति करने लग जाएंगे तो आयन गति करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में, आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन किस किस अवस्था में, एक तो जलीय विलयन अवस्था। जलीय विलयन अवस्था मतलब है कि नमक के अंदर पानी डाल देंगे, घोल लेंगे तो क्या बनेगा, नमक का जलीय विलयन। तो नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। दूसरा है गलित अवस्था। गलित अवस्था में भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कैसे, गलित अवस्था क्या है, जब हम नमक को उसके क्वथनांक बिंदु पर गर्म कर देंगे। क्वथनांक बिंदु पर क्या करेंगे, जब उसके गलनांक बिंदु पर गर्म करेंगे, जब नमक को उसके गलनांक बिंदु तक गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो पिघलने लग जाएगा और दर अवस्था में आ जाएगा। उसको बोलते हैं गलित अवस्था। क्या होती है, गलित अवस्था। एक तो क्या होता है, पानी डालें, जब पानी डालेंगे तो जलीय विलयन बनेगा, और अगर उसको गर्म करके दर अवस्था में ला रहे हैं तो वो होती है गलित अवस्था।
बात क्लियर होगी। तो हम क्या कहेंगे कि आयनीय ठोस ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था व जलीय विलयन अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि इन अवस्थाओं में आयन गति करते हैं। क्या करेंगे? अगर आयन गति करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो हमारे पास क्या है कि आयनिक ठोस है, जैसे NaCl ठोस अवस्था में तो विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन पानी में डालने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित करे तो विद्युत का सुचालक होगा। ऐसे कैल्शियम सल्फेट की बात करें, कैल्शियम सल्फेट सॉलिड अवस्था में तो विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन इसमें पानी डाल देंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करे तो विद्युत धारा का प्रवाहित करेगा। ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट भी हो। सभी एग्जाम्पलों के अंदर अगर सॉलिड अवस्था में है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, और जबकि उसमें पानी डाल करके विलयन बना करके जल विलयन बना करके विद्युत धारा प्रवाहित करे तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाता है और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। विद्युत चालकता क्वेश्चन क्या बनता है कि आयनिक ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, जबकि जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्या लिखेंगे? आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था व जलीय विलयन अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि इन अवस्थाओं में आयन गति करते हैं। क्या करने लग जाएंगे? आयन गति करने लग जाएंगे। तो बात क्लियर हो गई होगी। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, हम क्रिस्टलीय ठोसों के दो प्रकार पढ़ चुके हैं, पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। तीसरा टाइप कौन सा है? तीसरा टाइप है हमारे पास यहाँ पे धात्विक ठोस। कौन सा ठोस? धात्विक ठोस। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, क्या ऐसे ठोस पदार्थ जो धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाएंगे? धात्विक ठोस। धात्विक का मतलब होता है धातु। इनमें धातुओं के परमाणु होंगे। क्या होंगे? धातुओं के परमाणु होंगे। तो फाइनली हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि वे ठोस पदार्थ जिनमें धातु परमाणु पाए जाते हैं। कैसे ठोस कहलाएंगे? धात्विक ठोस कहलाते हैं। देखिए धातु परमाणु होने चाहिए। क्या होने चाहिए? धातु के परमाणु होने चाहिए। जैसे अगर मैं लोहे की बात करूं तो जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है? लोहे की सीट है। तो लोहे की सीट है तो एक धातु से बनी है, लोहे से बनी है, तो इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे Fe के परमाणु होंगे, Fe धातु के परमाणु होंगे, और इनके बीच में बॉन्ड होगा, और उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? धात्विक बंध कहेंगे। क्या बोलेंगे? धात्विक बंध। ये धातु परमाणु से लोहे की सीट किससे बनी होती है? लोहे की जो सीट होती है आयरन के परमाणु से मिलकर बनी होती है, Fe के परमाणु से मिलकर बनती है, और इनके बीच में जो बंध पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? धात्विक बंध कहेंगे। इनके बीच में जो बंध पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? धात्विक बंध कहेंगे। क्या बोलेंगे? धात्विक बंध कहेंगे। और ये जो धात्विक बंध के इलेक्ट्रॉन हैं ये गति करते हैं, इस वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओके, तो बात क्लियर हो गई होगी। देखिए तो धात्विक ठोस क्या है? वे ठोस पदार्थ जिनमें धातु परमाणु पाए जाते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण हमारे पास है कॉपर, Ag, Au, Fe, मैग्नीशियम। ये इनके एग्जाम्पल है। ओके, अब देखिए अगर हम इनमें बंध के प्रकार की बात करें तो इनमें कौन सा बंध पाया जाता है? इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे? धात्विक ठोसों में
धात्विक ठोसों में धात्विक ठोसों में धात्विक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध पाया जाता है, धात्विक बंध। ओके, अभी मैंने क्या बोला था कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि कोई भी मेटल है, क्या है? कोई भी मेटल है और उनके बीच में कोई बंध पाया जाता है, तो इस बंध को ही हम क्या बोलेंगे? इस बंध को ही हम बोलते हैं धात्विक बंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक बंध। अब देखिए, आपने नोट किया होगा कि जो लोहे की चद्दर है तो वो ठोस अवस्था में होती है और ठोस अवस्था में कभी कभार हमारे क्या होते हैं? करंट आ जाता है। तो लोहा है जो ठोस अवस्था में है, मतलब धात्विक ठोस है। धात्विक ठोसों में ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर इनको अत्यधिक ताप पर गर्म करके उनको गलित अवस्था में ले आएंगे तो भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये ठोस अवस्था में और गलित अवस्था, दोनों अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ओके, बात क्लियर होगी होगी। दूसरा, इनमें जो धात्विक बंध होता है, ये धात्विक बंध होता है थोड़ा मजबूत होता है, इस वजह से इनका गलनांक क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। तो हम क्या कहेंगे? इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। धात्विक ठोसों के गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनके परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध पाया जाता है। अब देखिए, जो हमारे पास धातु होती है, जैसे लोहे की चद्दर है, सीट है, क्या वो कठोर होती है क्या? यस, कठोर होती है। अब देखिए, जब उसको चद्दर को पीटते हैं तो पतली चद्दर बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? फैल जाएगी। इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता, जो कि आप 10th क्लास में पढ़े थे, आघात वर्धनीयता। यदि धात्विक ठोसों को पीटते हैं तो उसकी पतली पतली चद्दर बनाई जा सकती है। तो धात्विक ठोसों में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आपने ये भी नोट किया होगा कि जो लोहा है, लोहे के तार होते हैं बड़े बड़े, तो वो कैसे बनाए जाते हैं? वो भी उनको लंबे लंबे खींच करके बनाए जाते हैं, पिघला करके बनाए जाते हैं, सांचे में ढाल दिए जाते हैं। तो इनमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है। जैसे सोने में भी तन्यता का गुण पाए जाते हैं। अगर 1 ग्राम की बात करें तो कई किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, सोने की बहुत लंबा खींचा जा सकता है। ओके, तो तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं? धात्विक ठोस कठोर होते हैं, तन्य होते हैं और आघात वर्धनीय होते हैं। बात क्लियर होगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या होते हैं? एक तो होता है कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं। दूसरा, ये तन्य होते हैं। नेक्स्ट क्या है? आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय होते हैं। ये क्या होते हैं? आघात वर्धनीय होते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। देखिए, तो हम क्या कहेंगे कि धात्विक ठोस है, कठोर, तन्य, आघात वर्धनीय होते हैं। चालकता की बात कर लेते हैं इनमें। विद्युत चालकता की बात मैं कर चुका हूँ। विद्युत चालकता की जो लोहा है वो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करता है, और यदि उसको बहुत गर्म कर लिया जाए और गलित अवस्था में ले आएंगे तो भी विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि धात्विक ठोस ठोस अवस्था व गलित अवस्था दोनों में विद्युत के सुचालक होते हैं। दोनों में विद्युत के सुचालक होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं फिर। हाँ, देखिए, मैं इनका रीज़न भी बता देता हूँ आपको कि जो धात्विक ठोस है, ठोस अवस्था और गलित दोनों में विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए, इनमें क्या पाए जाते हैं? क्योंकि इनके धात्विक बंध के इलेक्ट्रॉन, कौन से? धात्विक बंध के इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, धात्विक बंध के इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। क्या रीज़न है? इनके जो धात्विक बंध के इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, गति करते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये विद्युत धारा के प्रवाह करते हैं। ओके, अब आप वीडियो को पॉज करके अब आप इनको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, हम किसले ठोसों में आणविक ठोस पढ़ चुके हैं, दूसरा आयनिक ठोस पढ़ चुके हैं, धात्विक ठोस पढ़ चुके हैं। फोर्थ टाइप होता है इसका सहसंयोजक ठोस। फोर्थ टाइप कौन सा है? सहसंयोजक ठोस। और इनका एक दूसरा नाम भी होता है। क्या नाम होता है? नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस। कौन सा ठोस होता है? नेटवर्क ठोस। ओके, देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि इनमें सहसंयोजक बंध होगा। क्या? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और सहसंयोजक बंध किन में पाया जाता है? सहसंयोजक बंध आवर्त सारणी के अंदर इधर जो अधातु परमाणु होते हैं उनमें पाया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि सहसंयोजक ठोस क्या है? ऐसे ठोस जो जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। और इनमें अधातु परमाणु पाए जाते हैं। और ये सहसंयोजक बंधुओं का एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। सहसंयोजक बंधुओं का क्या बनाते हैं? एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। इन्हें नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सहसंयोजक बंधुओं का क्या बनाते हैं? एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? इनको हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो देखिए, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि वे ठोस पदार्थ जो अधातु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा इनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और ये सहसंयोजक बंधों का सहसंयोजक बंधों का विशाल नेटवर्क बनाते हैं। इसी कारण इनको क्या कहेंगे? इसी कारण इन्हें क्या कहेंगे? नेटवर्क ठोस। इसी कारण इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या कहेंगे? नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। सहसंयोजक ठोस जैसे हीरा, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? हीरा। एक आता है हमारे पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम नाइट्राइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइट, सिलिकॉन कार्बाइड। मैं इनके नाम लिख देता हूँ। देखिए, एल्यूमिनियम नाइट्राइट, इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम नाइट्राइट। और दूसरा क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइट, सिलिकॉन कार्बाइड। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वार्टज भी आता है। क्या आता है? क्वार्टज। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वार्टज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है SiO2। क्या होता है? SiO2 होता है। देखिए, हमारे पास जो हीरा है, हीरा क्या होता है? अगर किसी को मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। क्यों? हीरा होता है, करोड़ों का होता है। ओके, और आपने देखा होगा कि जब रिंग पहनते हैं तो रिंग के अंदर भी हीरा पहनते हैं।
तो वो हीरा मोतियों का ऐसा होता है, पत्थर का होता है। ओके, लाल मोती का, ग्रीन मोती का, अलग अलग टाइप के वो क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, उनके क्या बनाते हैं, उसको जड़ दिए जाते हैं और पहनते हैं। ओके, तो आपने जब उनको हाथ में लिए होंगे तो वो कैसे थे, कठोर होते हैं। ओके, वो तो पत्थर है। लेकिन अगर मैं हीरे की बात करूँ ना, हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। और हीरा कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कार्बन परमाणु से। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे, और एक चतुष्फल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक चतुष्फल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस चतुष्फल की स्ट्रक्चर क्या होती है, गुथी हुई होती है, बहुत सारी चतुष्फल की स्ट्रक्चर होती है। इस वजह से हीरा प्रकृति में सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है और ये कार्बन का अपरूप है। क्या है, कार्बन का अपरूप है। आपसे पूछा जाए कि कार्बन किससे मिलकर बना है, तो आप क्या बताओगे, आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, कार्बन। तो क्या बताएंगे, हीरा कार्बन से मिलकर बना होता है और प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। और अगर हम बात करें तो ये कैसा कठोर होता है, कैसा होता है, कठोर होता है। और हम बात करें कि इनके गलनांक उतना, अगर इनके गलनांक उतनांक की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं इनके गलनांक उतनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम ये कहेंगे कि इनके गलनांक उतनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। और जो उच्च होते हैं वो भी कैसे होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं, अत्यधिक। कैसे, जैसे हीरा है, अगर हीरे को आग में पटक देंगे तो वो पिघलेगा नहीं आसानी से, वो टेम्परेचर पे गर्म कर देंगे तब जा करके क्या होगा, वो पिघल सकता है, ऐसे नहीं पिघल सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अत्यधिक उच्च होते हैं। ओके, बात क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट इतना नहीं होता है, लेकिन हीरा प्रकृति का सबसे ज़्यादा कठोर होता है। और इसका हमारे पास जो गलनांक उतनांक होते हैं वो कैसे होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक अपवाद आता है, कौन, ग्रेफाइट। आपने ग्रेफाइट तो देखी होगी जब आप बचपन में, या फिर अगर मैथ के बच्चे हैं आप, मैथ है आपके पास, तो आप पेंसिल काम में लेते हैं, तो वहाँ पे पेंसिल जो निडल होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। आपने उसको स्पर्श किया होगा, वो कैसी महसूस होती है, मुलायम होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका एक अपवाद है, कौन, ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके विद्युत चालकता की। किसकी बात करते हैं, विद्युत चालकता। देखिए, विद्युत चालकता की बात करें तो हीरे में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ओके, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, इनमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये आप 10th क्लास में भी पढ़े थे, 11th क्लास में भी पढ़े थे और यहाँ पे भी है। देखिए, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है। उनमें से तीन संयोजकता अन्य 3 कार्बन से संयुक्त हो जाती है, जुड़ जाती है, लेकिन चौथी संयोजकता फ्री रहती है। वहाँ का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, उस ग्रेफाइट के अंदर गति करता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और मैंने ये बताया है कि जब विद्युत धारा केवल 2 कारण से ही प्रवाहित होती है। पहला क्या, आयन गति करे तो, दूसरा क्या, इलेक्ट्रॉन गति करे तो। और ग्रेफाइट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, फ्री रहता है। उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह करता है। तो हम ये कहेंगे कि सहसंयोजक ठोस विद्युत के तो कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन इसका अपवाद कौन है, ग्रेफाइट है। तो क्या कहेंगे, सहसंयोजक ठोस सहसंयोजक ठोस विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं।
कुचालक होते हैं। ओके, लेकिन इसका अपवाद है, अपवाद कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें तीन बंध कार्बन से जुड़े रहते हैं। लेकिन चौथे बंध का इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। क्या रहता है? मुक्त रहता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। और ये ध्यान में रखना, ये अपवाद, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ओके, तो हम क्या कहेंगे? सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं? सहसंयोजक ठोस वे ठोस जो अधातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं और उनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है और एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं सहसंयोजक ठोस। और क्या कहेंगे? इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अगर हम इनकी बात करें उदाहरणों की, हीरा, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, ये इनके क्या है? एग्जाम्पल है। इनके गलनांक उदनांक क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं। ये कठोर प्रकृति के होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ कौन है? सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है, ध्यान में रखना। ओके, और ग्रेफाइट क्या है? ये सुचालक होता है। बाकी सभी कैसे होते हैं? कुचालक हुआ करते हैं। ग्रेफाइट विद्युत धारा प्रवाह क्यों करते हैं? क्योंकि तीन बंध तो अन्य तीन कार्बन से जुड़े रहते हैं, लेकिन चौथा बंध क्या होता है? फ्री रहता है। चौथे बंध का इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओके, हाँ, एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लेंगे, हम फिर आगे चलते हैं। हाँ, देखिए, आज की क्लास के अंदर हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़े हैं। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? आणविक ठोस, और उसके भी 3 टाइप पढ़े हैं। पहला अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस, और तीसरा हाइड्रोजन बंधित ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा टाइप है आयनिक ठोस। तीसरा हमारे पास क्या आता है? धात्विक ठोस। और चौथा कौन सा आता है? सहसंयोजक ठोस या फिर नेटवर्क ठोस। और जो हमारे पास जो हीरा है, हीरे की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसी होती है? उसकी चतुष्फल की स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? चतुष्फल की। और चतुष्फल की स्ट्रक्चर होने की वजह से ही हीरा प्रकृति का सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। ओके, और इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जो कि आप 11th क्लास के अंदर पढ़े थे, 4th लेसन के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ओके, वहाँ पे संकरण कैसे निकालते हैं वहाँ पे भी आप अच्छे से पढ़े थे। ओके, यहाँ पे नीड नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। बात क्लियर हो गई होगी। तो आपको क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। एक काम कीजिए, आप इनको रिवाइज कर लीजिए। जब नेक्स्ट वीडियो आए तब हम इनसे रिलेटेड एक टेबल बनाएंगे। वो अगर आपको ये याद रहेगा तो उस टेबल को समझने में और याद रखने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आप इस मैटर को लिख लिए होंगे और अब क्या करोगे? आप इसको लर्न कर लेंगे। लर्न करने के बाद में हम कल क्या करेंगे? उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से एक टेबल बनाएंगे ताकि इतना थ्योरेटिकल मैटर याद नहीं करना। हम शॉर्ट में देखेंगे, केवल एक पेज के अंदर इतना सारा मैटर क्या है, केवल एक पेज के अंदर हो जाएगा वो। ओके, और एग्जाम के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम उस टेबल के द्वारा दे सकते हैं। ओके, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जैसे आयनिक ठोस है, ठोस अवस्था में तो कुचालक होते हैं, लेकिन गलित या विलीन अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित। एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट होकर के पूछा जाता है। दूसरा ग्रेफाइट वाला आ सकता है। दूसरा आपको कोई एग्जाम्पल दे दे और पूछ ले कि ये किस प्रकार का ठोस है,
तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। नेटवर्क ठोस क्या है ये पूछ लिया जाता है। ओके, तो आप अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप दे सकते हैं। आपको यहाँ पे ऐसे नहीं कहेगा कि किस लिए ठोसों का वर्गीकरण करें, नहीं, पूरा मैटर नहीं पूछा जाएगा। ओके, आपको क्या किया जाएगा, आज जैसे पढ़े हैं उसमें से केवल क्या पूछा जाएगा, या तो 1 लाइन का या फिर 2 लाइन का या मैक्सिमम 3 लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, होता आधे नंबर का होता है या 1 नंबर का होता है। तो कितना का लिखने के लिए कहेगा वो, आधे नंबर के लिए एक ही नंबर लिखना हो, एक ही लाइन में लिखना होता है उसको। अगर मान लो कि 2 नंबर का आ गया या फिर एक नंबर का आ गया तो हो सकता है वो 2 लाइन में आ जाए, 3 लाइन में, लेकिन 4 लाइन में नहीं करना उसको। ओके, आंसर हमें सही और सटीक देना है। बात क्लियर होगी। दूसरा है, अगर मान लो कि 2 नंबर का आ गया तो 2 नंबर को हम हो सकता है कि उसमें डायग्राम भी पूछा जाए और उसके अंदर हो सकता है 3 या 4 लाइन में चला जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके, बात क्लियर होगी। आप वीडियो के अंत तक आप नोट्स तैयार कर लिए होंगे, इनको लिख लिए होंगे, और नेक्स्ट जब भी वीडियो आए इससे पहले आप इनको एक बार देख ले, इनको लर्न कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बेहतर समझ में आए। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनसे रिलेटेड एक टेबल बनाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।